हेलो स्टूडेंट्स, पेनिसिलिन्स की फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरीन्स की फार्माकोलॉजी। सेफेलोस्पोरीन्स क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स। ना सेफेलोस्पोरीन्स एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। ना पेनिसिलिन्स के बाद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो मेजर ग्रुप है वो है सेफेलोस्पोरीन्स का। ना पेनिसिलिन्स की तरह सेफेलोस्पोरीन्स भी बैक्टीरियल सेल को नष्ट कर देते हैं, बैक्टीरियल सेल को मार देते हैं। इसीलिए सेफेलोस्पोरीन्स भी बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं। शुरुआत में सेफेलोस्पोरीन एक फंगस सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से प्रोड्यूस हुआ था। आज सेफेलोस्पोरीन का मेजर सोर्स जो है वो है सेफेलोस्पोरीन सी। ना क्लिनिकली जितने भी सेफेलोस्पोरीन्स यूज़ किए जाते हैं वो सब सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेफेलोस्पोरीन सी से प्रोड्यूस होते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये सेफेलोस्पोरीन न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें ये है बीटा लैक्टम रिंग जो कि डायहाइड्रोथायाजीन रिंग से फ्यूज्ड है। बीटा लैक्टम रिंग की 7th पोजीशन पर और डायहाइड्रोथायाजीन रिंग की 3rd पोजीशन पर अलग अलग साइड चेन्स अटैच करने से बड़ी संख्या में सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरीन्स डिराइव किए जाते हैं। अब एक बार फिर से समझते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या होते हैं। ना कुछ बैक्टीरियाज अपने आप को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के घातक प्रभाव से बचाने के लिए बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम्स एंटीबायोटिक की बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देते हैं। बीटा लैक्टम रिंग के टूटने से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का असर खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करता रहता है और अपना इन्फेक्शन फैलाता रहता है। ना पेनिसिलिन्स के विपरीत सेफेलोस्पोरीन्स बीटा लैक्टमेज एंजाइम से रेजिस्टेंट होते हैं। ये एंजाइम सेफेलोस्पोरीन्स की बीटा लैक्टम रिंग को नहीं तोड़ पाता। अब समझते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ना ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देते। So all beta lactam antibiotics including cephalosporins inhibit synthesis of bacterial cell wall. बैक्टीरिया की जब सेल वॉल नहीं बनती तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और बैक्टीरिया मर जाते हैं और इस वजह से सेफेलोस्पोरीन एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। Now look at the structure of gram positive and gram negative bacteria. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के चारों ओर एक मोटी मल्टीपल लेयर्ड पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर और पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल थिन होती है और एक आउटर लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। ये आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। नाउ लुक एट दिस फिगर। ये एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और ये है दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ना ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स दो तरह के शुगर मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड इन शॉर्ट नैम और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इन शॉर्ट नैक। एक पेंटापेप्टाइड चेन जो कि 5 अमाइनो एसिड से बनी होती है हर नैम शुगर से अटैच रहती है। ना एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की पेंटापेप्टाइड चेन दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की पेंटापेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक्ड रहती है। नाउ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो यहाँ येलो कलर में दिखाए हैं, ये एंजाइम्स दो पेप्टाइड चेन्स को जोड़ने का काम करते हैं, दो पेप्टाइड चेन्स को आपस में क्रॉस लिंक करते हैं। नाउ ये एंजाइम्स पेंटापेप्टाइड चेन के आखिरी वाले अमाइनो एसिड को तोड़ देते हैं,
चेन से अलग कर देते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी से दूसरे अमाइनो एसिड्स के बीच में नया पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं, जिससे ये जो चेन्स हैं, ये जो पेप्टाइड चेन्स हैं, ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाती हैं। नाउ सेफेलोस्पोरिन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं और उनको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि उनको इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्रॉस लिंक नहीं हो पाती और बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनती। और इस वजह से सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं होती। ऐसे बैक्टीरियाज जिनमें सेल वॉल नहीं होती, ऐसे बैक्टीरियाज में फ्लूइड भर जाता है और ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं वो गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं। फूलने के बाद वो फट जाते हैं और इस तरह सेफेलोस्पोरिन्स बैक्टीरियल सेल्स को मार देते हैं और बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। नाउ लुक एट दिस चार्ट। ये सेफेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन है। नाउ सेफेलोस्पोरिन्स के एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और उनकी इन्वेंशन किस समय हुई, इसके आधार पर सेफेलोस्पोरिन्स को 5 जनरेशन्स में क्लासिफाई किया गया है। कुछ ड्रग्स को ओरली और कुछ को पेरेंट्रली दिया जाता है। नाउ फर्स्ट जनरेशन की ओरल ड्रग्स हैं सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सल, सेफाजोलिन को पेरेंट्रली दिया जाता है। नाउ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाई एक्टिविटी होती है, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वीक एक्टिविटी है। नाउ फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स डेवलप हुए। नाउ फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये ड्रग्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कम, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव है। नाउ सेफाक्लोर देन सेफप्रोजिल को ओरली देते हैं। सेफ्यूरोक्साइन ओरली और पेरेंट्रली दोनों तरह दी जाती है, जबकि सेफॉक्सिटीन को पेरेंट्रली देते हैं। नाउ सेफाक्लोर और सेफ्यूरोक्साइन एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है। देन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सारे सेफेलोस्पोरिन्स में सबसे कम एक्टिव है, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा है। ना इस जनरेशन में ओरली दी जाने वाली ड्रग्स हैं सेफिक्सिन, सेपोडॉक्साइन, सेफडीनीर, सेफ्टिब्यूटन और सेफ्टामेट। पेरेंट्रल दी जाने वाली ड्रग हैं सेफोटेक्साइन, सेफ्टिजॉक्साइन, सेफ्ट्रायाजोन, सेफ्टाजिडाइन एंड सीफोपीराजोन। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन। ना सेफिपीम फोर्थ जनरेशन की पेरेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी फर्स्ट जनरेशन जैसी है, जबकि याद रखने वाली बात है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये सारे सेफेलोस्पोरिन्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। देन सेफ्टारोलिन फिफ्थ जनरेशन की पेरेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ड्रग है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेफ्टारोलिन की एक्टिविटी सारे सेफेलोस्पोरिन्स में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ सेफ्टारोलिन ही मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, एंटीरोकोकस फैसिलिस जैसी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट एक्टिव है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी अच्छी है। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से आगे बढ़ते हैं, ड्रग्स की ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती जाती है। नाउ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
देन फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दैट इज सेफीपीम की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है, इसलिए सेफीपीम को सिर्फ सीवियर इन्फेक्शंस जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सेप्टिसीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिफ्थ जनरेशन सेफ्टारोलीन को रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन्स यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बाद अब पढ़ते हैं एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। नाउ एटिपिकल बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती। सो ऑल सेफेलोस्पोरिन्स आर इनएक्टिव अगेंस्ट एटिपिकल बैक्टीरियाज, और ये बैक्टीरियाज हैं क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला। अब आप इस चार्ट को देखो, ये एक बहुत ही आसान तरीके से सेफेलोस्पोरिन्स की पांचों जनरेशन्स के एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेस को समराइज कर रहा है। नाउ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं। दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। नाउ आपको समझने और याद रखने वाली बात है कि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। लगभग 90% स्टेफाइलोकोकाई बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ना ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है, और इसीलिए पेनिसिलिन्स की सिर्फ मेथिसिलिन क्लास ऑफ ड्रग्स स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव है, और इसीलिए इन बैक्टीरियाज को मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन शॉर्ट MSSA बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों के अगेंस्ट एक्टिव हैं, और इसीलिए फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को पेनिसिलिन्स की जगह भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स कैन बी यूज्ड as an alternative to penicillins. Now इसके अलावा ये ड्रग्स कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वीक एक्टिविटी दिखाती हैं, जैसे कि प्रोटियस मिराबिलिस, इकोलाई, क्लेप्सिला निमोनिया। तो ये है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अब क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। Now first generation cephalosporins को as an alternative to penicillins बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि ईयर नोज थ्रोट दैट इज ENT इन्फेक्शंस, देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। इसके अलावा सेफाजोलिन, पेरेंट्रल सेफाजोलिन को एज अ प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन ना होने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। नाउ फर्स्ट जनरेशन के बाद पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। नाउ फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी कम है, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी ज़्यादा है। ना इन ड्रग्स का यूज़ कम हो गया है, पर कुछ इन्फेक्शंस में इनको यूज़ किया जाता है। मोस्टली थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स को ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पर फिर भी सेफ्यूरॉक्साइन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड ब्रोंकाइटिस कैप, देन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया दैट इज कैप की ट्रीटमेंट के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन ड्रग्स को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शंस, देन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है।
नाउ सेफ्यूरॉक्साइन, सेफाक्लोर सेकेंड जनरेशन के सेफेलोस्पोरीन्स एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं। इसीलिए सेफ्यूरॉक्साइन, सेफाक्लोर को मिक्स्ड एरोबिक एनारोबिक इन्फेक्शंस जो कि कैंसर पेशेंट में हो सकते हैं, कोलोरेक्टल सर्जरी के दौरान हो सकते हैं, उनसे बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स। अब पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स के बारे में। सारे सेफेलोस्पोरीन्स में थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सबसे कम एक्टिव है, पर इन ड्रग्स की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा है। नाउ ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट एक्टिव है और साथ ही साथ बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम से भी रेजिस्टेंट हैं। इसके अलावा ये एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है। नाउ सेफ्टाजिडाइन, सीफोपिराजोन, सूडोमोनास बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिविटी शो करते हैं और इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स को प्रिफर किया जाता है और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स की इंडिकेशंस हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, देन सेफ्ट्रायाजोन और सीफोटैक्साइन को मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सूडोमोनास मेनिंजाइटिस में सेफ्टाजिडाइन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देन सेफ्ट्रायाजोन गोनोरिया की ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस ड्रग है। देन सेफ्ट्रायाजोन और सेफोपिराजोन को टाइफॉइड फीवर की ट्रीटमेंट में प्रिफर किया जाता है। इसके अलावा इन ड्रग्स को मिक्स्ड एरोबिक एनारोबिक इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। नाउ इन ड्रग्स को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में होने वाले इन्फेक्शंस से बचाने के लिए भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस को रोकने के लिए और इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए सेफ्टाजिडाइन या फिर किसी और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन को यूज़ किया जाता है। तो ये है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेस ऑफ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स। नाउ फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरीन that is पेरेंट्रल सेफीपीम फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स की तरह ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है। नाउ सेफीपीम इज इफेक्टिव अगेंस्ट मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस सिमिलर टू फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी सेफेलोस्पोरीन्स में फोर्थ जनरेशन पेरेंट्रल सेफीपीम की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईएस्ट एक्टिविटी है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उन बीटा लैक्टमेसेस एंजाइम से भी हाईली रेजिस्टेंट है। इसके अलावा सेफीपीम इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास। तो सेफीपीम को एज अ रिजर्व ड्रग सीरियस और रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया। तो ये है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ parenteral cefepime. Now let's talk about the fifth generation cephalosporin, that is parenteral ceftaroline. Now सभी cephalosporins
या फिर हम कहें सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में सिर्फ 5th जनरेशन पेरेंट्रल सेफ्टारोलीन रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट एक्टिव है। इसके अलावा सेफ्टारोलीन इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। Then it is also active against Enterococcus facilis। तो सेफ्टारोलीन जो है वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट बहुत एक्टिव है। नाउ इसके अलावा सेफ्टारोलीन एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रा के अगेंस्ट भी एक्टिव है, पर सूडोमोनास बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो क्लिनिकल यूजेस ऑफ सेफ्टारोलीन को मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, इसीलिए सेफ्टारोलीन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी यूज़ किया जाता है। तो सारांश में कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स आर यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन्स। देन थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन फोर्थ जनरेशन पेरेंट्रल सेफिपीम इज रिजर्व्ड फॉर सीवियर इन्फेक्शंस। देन फिफ्थ जनरेशन पेरेंट्रल सेफ्टारोलीन को रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जैसे कि रेजिस्टेंट मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, देन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफेलोस्पोरीन्स। नाउ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन सेफेलोस्पोरीन्स के सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नाउ कॉमन मैनिफेस्टेशंस या कॉमन सिम्टम्स हैं रैशेस, हाइव्स, एक तरह के एलर्जिक स्किन रैशेस, देन स्वेलिंग, एनाफाइलैक्सिस जो कि बहुत सीवियर हो सकता है, एंजियोएडिमा यानी कि स्किन के नीचे स्वेलिंग होना, वीजिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, अर्टिकेरिया एक तरह के स्किन रैशेस जिनमें कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है, ये भी हो सकते हैं। नाउ हाइपर सेंसिटिविटी के इंसिडेंसेस पेनिसिलिन्स के कंपैरिजन में सेफेलोस्पोरीन से कम होते हैं। नाउ जिन पेशेंट्स को पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो उनमें से लगभग 10% पेशेंट्स को सेफेलोस्पोरीन से भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। यानी कि अगर 100 पेशेंट्स पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं तो उनमें से 10 पेशेंट्स सेफेलोस्पोरीन से भी हाइपर सेंसिटिविटी शो करेंगे। तो पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरीन्स में क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। देन सीफोटीटन, सेफ्ट्रायाजोन ये रेड ब्लड सेल से बाइंड कर सकते हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं और ये एंटीबॉडीज़ आरबीसीज को ब्रेक कर सकती हैं, उन्हें तोड़ सकती हैं, जिससे ड्रग इंड्यूस्ड इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है। देन सेफामेंडोल, सेफोपीराजोन के साथ अगर अल्कोहल का कंजम्पशन करें तो डाइसल्फिराम जैसे रिएक्शंस हो सकते हैं। देन सीफोपीराजोन, सेफ्ट्रायाजोन ये विटामिन के की डेफिशिएंसी करते हैं जिससे क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन कम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है और इस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ना कुछ सेफेलोस्पोरीन्स लो ग्रेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर पेशेंट को पहले से ही कोई रीनल डिसीज़ हो या फिर सेफेलोस्पोरीन्स के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर लूप डायूरेटिक्स दे दिए जाएं तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ भी सकती है। ना सेफेलोस्पोरीन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ये हमारे नॉर्मल हेल्दी ब्लड फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें
चेंजेस लाते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। नाउ सेफ्ट्रायाजोन नियोनेट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी पेशेंट को सेफेलोस्पोरिन दिए गए हैं उसको एडवर्स इफेक्ट्स के लिए मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स। प्लीज़ नोट, ये इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। सेफेलोस्पोरिन्स को यूज़ करने के लिए या फिर कोई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। एंटीबायोटिक्स को बिना फिजिशियन कंसल्टेशन के कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।